उत्तर प्रदेश के इतिहास की इस गहरी पड़ताल में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, एक ऐसे समय में जब ये क्षेत्र सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि कहना चाहिए कि सभ्यता का पालना था। बिल्कुल। इसे मध्य देश क्यों कहा जाता था और यहाँ इंसानी बस्तियों के सबसे पुराने सबूत क्या हैं? चलिए आज उसी का खुलासा करते हैं। हाँ, और ये सबूत हमें एक कहानी सुनाते हैं जो कई परतों में है। हमारे स्रोत इस इतिहास को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी वो समय जब लिखने की कला नहीं थी। ठीक है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। लिपि तो थी जैसे हड़प्पा की, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखित दस्तावेज मिलने लगते हैं। आज हमारा मिशन है कि हम पाषाण युग के औजारों से लेकर प्राचीन गणराज्यों की हैरान कर देने वाली शासन व्यवस्था तक उत्तर प्रदेश के इस प्राचीन गौरव को परत दर परत समझे। तो फिर हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहिए, प्रागैतिहासिक काल से। जब हम उस दौर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में गुफाओं में रहने वाले शिकारियों की एक तस्वीर बनती है, लेकिन हमारे स्रोत प्रतापगढ़ जिले की कुछ जगहों पर इशारा करते हैं जो इस तस्वीर को पूरी तरह बदल देती हैं। ऐसा क्या मिला है वहां? प्रतापगढ़ के ये मध्य पाषाणकालीन स्थल वाकई सोच बदलने वाले हैं। ये हमें दिखाते हैं कि हजारों साल पहले का इंसान सिर्फ शिकारी नहीं था, बल्कि वो एक समाज में रह रहा था जिसके अपने रीति रिवाज थे और जहां संघर्ष भी था। संघर्ष? जी, मिसाल के तौर पे सराय नाहर राय नाम की जगह को लीजिए। यहां से जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिली है वो है एक मानव कंकाल, जिसकी पसली की हड्डी में एक तीर का नुकीला हिस्सा, जिसे बाणाग्र कहते हैं, धसा हुआ मिला है। एक मिनट, हड्डी में धसा हुआ तीर? जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये किसी दुर्घटना का मामला नहीं है, ये सीधी सीधी हिंसा है। क्या पुरातत्ववेद इसे एक संगठित संघर्ष का पहला सबूत मानते हैं? बिल्कुल। कई विशेषज्ञ इसे भारत में युद्ध या किसी बाहरी आक्रमण का मिला सबसे पहला पुरातात्विक सबूत मानते हैं। ये दिखाता है कि संसाधनों के लिए या शायद किसी और वजह से इंसानी समूहों में टकराव बहुत पहले शुरू हो गया था। इसी जगह से हमें 14 शवाधान यानी कब्रें और 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं। अच्छा, गर्त चूल्हे मतलब जमीन में गड्ढा खोदकर बनाए गए चूल्हे। हाँ, ये शायद सामुदायिक रसोई की तरफ इशारा करते हैं, जहां लोग मिलकर खाना पकाते और खाते होंगे। ये तो समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। लेकिन प्रतापगढ़ में ही एक और जगह का जिक्र है, महदाहा। सुना है वहां से मिली चीजें और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। हाँ, महदाहा हमें उस समाज के और भी गहरे पहलुओं से रूबरू कराता है। यहाँ से हमें युगल समाधियां मिली हैं। युगल समाधियां मतलब? सकते ये तो रिश्तों और सामाजिक रीति रिवाजों पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। और क्या मिला है मादा से? वहां से बड़ी तादाद में हड्डी से बने आभूषण और औजार मिले हैं। इससे पता चलता है कि उनमें कला और सौंदर्य की समझ थी। लेकिन जो चीज सबसे अनोखी है वो है एक बूचड़ खाने यानी स्लॉटर हाउस के साक्ष्य। बूचड़ खाना? हम तो पाषाण युग की बात कर रहे हैं। मेरे दिमाग में तो ये तस्वीर थी कि वे एक एक जानवर का शिकार करते होंगे। बूचड़ खाना तो एक संगठित और बड़े पैमाने के काम की ओर इशारा करता है। ये उस दौर के हिसाब से कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि पशुओं को बड़े पैमाने पर भोजन के लिए प्रोसेस कर रहे थे, शायद किसी बड़े समुदाय के लिए या भविष्य के लिए भोजन संग्रह करने के लिए। और इसी कड़ी में तीसरा स्थल है दमदमा, जहां से उस इलाके की सबसे घनी आबादी के संकेत मिलते हैं। वहां से कुल 41 शवाधान मिले हैं। 41 कब्रें एक ही जगह पर? जरूर, वहां एक बड़ी बस्ती रही होगी। इतनी सारी कब्रों के बीच क्या पुरातत्वविदों को कोई ऐसी कब्र मिली जो बाकियों से अलग थी या जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया हो? हाँ, और यही दमदमा की सबसे खास खोज है। वहां एक त्रिक शवाधान मिला है। त्रिक शवाधान यानी एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। यह बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा 5 युगल समाधियां भी मिली हैं। तो ये तीनों स्थल, सराय नाहर राय, मैधा और दमदमा, मिलकर हमें बताते हैं कि वो इंसान एक जटिल सामाजिक जीवन जी रहा था, जिसमें कला, समुदाय, रीति रिवाज और संघर्ष सब कुछ शामिल था। तो ये लोग समाज बना रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और अब हम जानते हैं कि वे खेती भी करने वाले थे।
यहीं पर तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है जो इतिहास की किताबों को बदलने की क्षमता रखता है, खासकर चावल की खेती को लेकर। अब तक हम सब प्रयागराज के पास कोल्डी हवा को नाम सुनते आए थे। हाँ, ये जानकारी एक बहुत बड़ा अपडेट है। दशकों तक कोल्डी हवा को ही लगभग 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती का सबसे पुराना वैश्विक साक्ष्य माना जाता था। सही बात है। लेकिन हाल की खोजों ने हमें संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव तक पहुंचा दिया है। यहाँ से जो चावल के दाने मिले हैं, उनकी कार्बन डेटिंग ने सबको चौंका दिया। वे 9000 से 8000 ईसा पूर्व के हैं। 9000 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 11000 साल पहले। ये तो मेहरगढ़ के गेहूं जौ के साक्ष्यों के भी समकक्ष या शायद उनसे भी पुराना है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने ज्ञात प्रमाणों में से एक उत्तर प्रदेश में मिला है। ये तो इतिहास को दोबारा लिखने जैसा है। निश्चित रूप से लहुरा देव की खोज ने भारतीय कृषि के इतिहास को कई हजार साल पीछे धकेल दिया है। ये साबित करता है कि गंगा के मैदान, जिन्हें पहले आर्यों के आने के बाद ही कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, असल में कृषि के शुरुआती प्रयोगों का एक स्वतंत्र केंद्र थे। तो पाषाण युग का इंसान समाज बना रहा था, संघर्ष कर रहा था और अब खेती भी सीख रहा था। ये सब कुछ एक बड़ी छलांग के लिए मंच तैयार कर रहा था जब उसने धातु का इस्तेमाल करना सीखा। यहीं से हम हड़प्पा काल में पहुंचते हैं ना। बिल्कुल। खेती से अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ, आबादी बढ़ी, गांव बने और फिर नगरों का विकास हुआ, और धातु, खासकर कांसे, ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश में हमें हड़प्पा सभ्यता के बाद के चरण के कई स्थल मिलते हैं, जैसे सहारनपुर में हुलास और बागपत में बड़गांव। अच्छा। मुजफ्फरनगर के मांडी गांव से तो सोने के गहनों का एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, जो उस दौर की समृद्धि की कहानी कहता है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा था। एक सीमांत चौकी होने का क्या महत्व है? आलमगीरपुर का महत्व असाधारण है। ये हमें बताता है कि इस महान सभ्यता का फैलाव कहाँ तक था। यह हिंडन नदी के किनारे बसा था और एक तरह से इस सभ्यता का पूर्वी गेटवे था। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज हुई थी। यहाँ से मनके, मिट्टी के बर्तन, रोटी बेलने की चौकी जैसी चीजें मिली हैं, लेकिन सबसे अहम खोज है एक बर्तन पर लगे सूती कपड़े का निशान। सूती कपड़ा? मतलब कपास की खेती और बुनाई की तकनीक उस समय इतनी विकसित थी कि वो सभ्यता के केंद्र से हजारों किलोमीटर दूर इस पूर्वी सीमा तक पहुंच चुकी थी। ये तो उस दौर के व्यापार और संचार नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ बताता है। एकदम सही। यह एक पुख्ता सबूत है कि ये बस्तियां अलग थलग नहीं थीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक नेटवर्क का हिस्सा थीं। स्रोतों में अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तनों यानी मृद भांडों का काफी जिक्र है। गहरे, काले लाल, चित्रित, धूसर, उत्तरी काले पॉलिश वाले। ये नाम सुनने में बड़े तकनीकी लगते हैं। क्या ये पुरातत्वविदों के लिए एक तरह के टाइम मार्कर हैं? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, टाइम मार्कर। ये मृदभांड संस्कृतियां हमारे लिए टाइम कैप्सूल की तरह हैं। हर तरह का बर्तन एक खास दौर, एक खास तकनीक और एक खास संस्कृति की पहचान है। अच्छा। जैसे गैरिक मृदभांड या ओसीपी हमें उस दौर में मिलते हैं जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था। काले और लाल मृदभांड, जिन्हें BIW कहते हैं, उनका इस्तेमाल हड़प्पा के लोग भी करते थे और शुरुआती वैदिक काल के लोग भी। और ये चित्रित धूसर मृदभांड? इनके नाम से ही लगता है कि ये काफी कलात्मक रहे होंगे। हाँ, चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW वैदिक काल की खास पहचान है। ये उच्च गुणवत्ता वाले, पतले और स्लेटी रंग के बर्तन होते थे, जिन पर काले रंग से ज्यामितीय डिजाइन बने होते थे। ये हमें हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा और मथुरा जैसे महाभारत से जुड़े स्थलों पर मिलते हैं। तो मतलब ये शायद किसी खास वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे बर्तन थे। लगता तो यही है। तो अगर मैं किसी खुदाई वाली जगह पर हूं और मुझे एक चमकदार शीशे जैसी सतह वाला काले रंग का बर्तन मिलता है, तो मैं लगभग यकीन से कह सकता हूं कि मैं मौर्य काल की किसी चीज को देख रहा हूं। बिल्कुल, वो उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड या NBPW होंगे। उनकी चमक आज भी हैरान करती है और यह उस दौर की सबसे उन्नत तकनीक थी। ये महाजनपद काल के अंत और मौर्य साम्राज्य के चरम के प्रतीक हैं। तो आप कह रही हैं कि कैसे मिट्टी के बर्तनों के रंग और बनावट से हम हजारों साल के इतिहास को पढ़ सकते हैं? जी। इन संस्कृतियों के पतन और उदय के बीच एक और बड़ी तकनीकी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। लोहे की खोज। इसे लौह क्रांति क्यों कहा जाता है?
इसने गंगा यमुना के मैदानों में ऐसा क्या बदल दिया जो तांबा या कांसा नहीं कर सका? लोहे ने यहाँ का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिया। गंगा के मैदानों में घने कठोर लकड़ी वाले जंगल थे। तांबे या कांसे के औजार इतने मजबूत नहीं थे कि इन जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ कर सके। सही बात है। लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियों ने ये संभव कर दिया। जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन निकाली गई। लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई संभव हुई, जिससे पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। अच्छा, तो ज्यादा जमीन और ज्यादा पैदावार, इसका सीधा नतीजा तो आबादी में बढ़ोतरी और बड़े बड़े शहर बसने के रूप में आया होगा। बिल्कुल। इसी कृषि क्रांति ने उस चीज की नींव रखी जिसे हम भारत का दूसरा नगरीकरण कहते हैं। इसी वजह से ये क्षेत्र सभ्यता का केंद्र बना और प्राचीन ग्रंथों में इसे मध्य देश कहा गया। और इसी दौर में यहाँ वैदिक संस्कृति फली फूली। हमारे स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति की एक तुलना भी करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कितनी अलग थीं? मतलब एक नगरीय थी, एक ग्रामीण, इसके अलावा क्या बड़े अंतर थे? इनमें कई मौलिक अंतर थे। सिंधु संस्कृति एक नगरीय और व्यापार आधारित सभ्यता थी। उनके पास पक्की ईंटों के घर और सुनियोजित शहर थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। उनकी मोहरों पर बैल मतलब वृषभ की आकृति प्रमुखता से मिलती है और हमें मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली हैं जो मूर्ति पूजा का संकेत देती हैं। और इसके ठीक उलट वैदिक संस्कृति? वैदिक संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि पशुपालन पर आधारित थी। वे लोहे का भरपूर इस्तेमाल करते थे। उनके जीवन में घोड़े का बहुत महत्व था, जो युद्ध और परिवहन दोनों के लिए जरूरी था। और वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बल्कि इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति और यज्ञ करते थे। तो एक कांस्य युगीन और नगरीय और दूसरी लौह युगीन और ग्रामीण है? बिल्कुल। और इसी लोहे और कृषि की मजबूत नींव पर महाजनपदों की शानदार इमारत खड़ी हुई। ये जानना हैरान करता है कि कुल 16 महाजनपदों में से 8 अकेले उत्तर प्रदेश की जमीन पर थे। कुरु, पांचाल, काशी, कोसल। ये तो उस समय की राजनीति का पावर सेंटर रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं। यह क्षेत्र उस समय भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का शक्ति केंद्र था। इन महाजनपदों के बीच अक्सर सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता था, जिसमें कूटनीति और विवाह संबंधों की बड़ी भूमिका होती थी। स्रोतों में इसी से जुड़ा कोसल और काशी के बीच का एक किस्सा है, काशी दहेज विवाद। ये कहानी उस दौर की राजनीति के बारे में क्या बताती है? ये उस दौर की राजनीतिक शादियों और कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। कहानी यह है कि कोसल के राजा प्रसेनजित ने मगध के शक्तिशाली राजा बिंबिसार के साथ गठबंधन करने के लिए अपनी बहन महाकोसला देवी का विवाह उनसे कर दिया और दहेज में काशी का क्षेत्र, जो उस समय शिक्षा और व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, उन्हें सौंप दिया। तो ये एक रणनीतिक गठबंधन था, लेकिन फिर उसमें विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद तब शुरू हुआ जब बिंबिसार के ही बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। इस पर प्रसेनजित बहुत नाराज हुए। उन्होंने ये कहते हुए कि एक पितृहंता को काशी पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है, काशी को वापस अपने राज्य में मिला लिया। अच्छा, तो जाहिर है युद्ध छिड़ गया होगा। जी, अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच लंबा युद्ध चला। और इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? अंत में दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत प्रसेनजित ने अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी को एक बार फिर दहेज के रूप में उसे लौटा दिया। कमाल है, मतलब एक ही पीढ़ी में काशी 2 बार दहेज में दिया गया। ये किसी टीवी शो के प्लॉट जैसा लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे राज्य और यहाँ तक कि शाही महिलाएं भी उस दौर में राजनीतिक बिसात के मोहरे हुआ करती थीं। सही बात है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जहां एक तरफ ये शक्तिशाली राजतंत्र थे, वहीं इनके समानांतर एक और व्यवस्था भी चल रही थी, गणराज्यों की। ये तो लोकतंत्र की प्राचीन जड़ों जैसा लगता है। और यह प्राचीन भारत की सबसे प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बड़े बड़े राजा और सम्राट थे, उसी समय उनके साथ साथ खासकर हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में गणराज्य फल फूल रहे थे। यहाँ सत्ता किसी एक वंशानुगत राजा के पास नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के एक समूह, जिसे गण या संघ कहते थे, के पास होती थी। ये तो बहुत आधुनिक व्यवस्था लगती है। ये काम कैसे करती थी?
क्या वहाँ चुनाव होते थे? हाँ, हमारे स्रोत एक बहुत ही संगठित व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। राज्य के प्रमुख, जिन्हें कभी कभी राजा या महासम्मत कहा जाता था, उसे जनता द्वारा चुना जाता था। शासन चलाने के लिए एक परिषद या असेंबली होती थी, जिसके सदस्य भी चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। और सारे बड़े फैसले जैसे युद्ध या शांति वो सब इसी परिषद में लिए जाते थे? जी हाँ, बहस के बाद। और अगर किसी मुद्दे पर सबकी राय एक ना हो तो तब क्या होता था? तब मतदान होता था, और ये प्रक्रिया भी बहुत व्यवस्थित थी। मतदान के लिए लकड़ी की अलग अलग रंगों की पट्टिकाओं का इस्तेमाल होता था, जिन्हें शलाका कहा जाता था। हर रंग का एक अलग मतलब होता था। यहाँ तक कि गुप्त मतदान की भी व्यवस्था थी, ताकि सदस्य बिना किसी दबाव के अपनी राय दे सके। कमाल है, ये सब आज से 2500 साल पहले हो रहा था? जी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे 7 प्रमुख गणराज्य थे, जिनमें कपिलवस्तु के शाक्य, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और कुशीनगर के मल्ल, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ, सबसे प्रसिद्ध है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की कई परतों को खोला। प्रतापगढ़ में मिले आदिम संघर्ष और युगल समाधियों से लेकर लहुरादेव में कृषि के दुनिया के सबसे पुराने प्रमाणों तक, फिर हड़प्पा की पूर्वी छोर आलमगीरपुर से होते हुए महाजनपदों के वैभव और गणराज्यों की हैरान कर देने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था तक। सार यही है कि ये क्षेत्र हमेशा से भारतीय सभ्यता के केंद्र में रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि विचारों, तकनीकों और राजनीतिक प्रयोगों की एक प्रयोगशाला रही है। चाहे वो लोहे का क्रांतिकारी इस्तेमाल हो या फिर शासन में जनता की भागीदारी का विचार, बड़े सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक परिवर्तन यहीं से शुरू हुए। ये वाकई में मध्य देश था जिसने भारत के इतिहास को दिशा दी। हमारे स्रोतों ने ये तो साफ कर दिया कि प्राचीन भारत में गणराज्य मौजूद थे, जहां शासक चुने जाते थे और मतदान से फैसले होते थे। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। और वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि ये गणराज्य ज्यादातर हिमालय की तलहटी जैसे पहाड़ी और शायद कम उपजाऊ इलाकों में ही क्यों पनपे, जबकि गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानी इलाकों में शक्तिशाली राजतंत्रों का बोलबाला था। क्या भूगोल और सामाजिक संरचना का इस राजनीतिक भिन्नता में कोई गहरा संबंध था? क्या पहाड़ों की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों ने लोगों को मिलकर काम करने और सत्ता साझा करने के लिए मजबूर किया, जबकि मैदानों की प्रचुरता ने संसाधनों पर एकाधिकार और केंद्रीकृत सत्ता को जन्म दिया? ये एक सवाल है जो हमें इतिहास को सिर्फ तथ्यों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक पहेली के रूप में